हाय गाइस, वेलकम टू वाइश आई एस। आई एम इशी एंड इस वाले वीडियो में हम क्लास 8 की हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओके, पिछले वाले लेक्चर में ये पार्ट नंबर 2 है। बेसिकली पिछले वाले पार्ट में मैंने ये बताया था ओरिएंटलिस्ट के बारे में, उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, उन्होंने हमारे एंशंट कल्चर को कैसे प्रमोट करने की कोशिश करी थी। उतने कुछ दूध के धुले हुए तो नहीं थे वो लोग भी, बट स्टिल ठीक ठाक थे वो लोग बाकियों से। ओके, उसके बाद हमने मैकाले के बारे में देखा था। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 जो आया था, मैंने उसको भी आप लोग को बताया था। उसके बाद वुड्स डिस्पैच के बारे में हमने बताया था। आज हमें ये कंप्लीट करना था कि ब्रिटिशर्स से आने से पहले हमारे जो एंशियंट स्कूल्स थे वो कैसे चलते थे। ओके, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि 1830 में एक विलियम एडम्स नाम के एक स्कॉटिश मिशनरी थे, इनको भेजा गया टूर करने के लिए इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल एंड बिहार। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी वर्नाकुलर स्कूल्स हुआ करते थे उनको रिपोर्टिंग करनी थी। ठीक है, कि वहाँ पे एजुकेशन में कितने सारे प्रोग्रेस हो रखे हैं। तो ये गए और इन्होंने अपने रिपोर्ट्स में क्या क्या लिखा हमें यहाँ से आपको बताना था। तो ये जाते हैं, मतलब सब चीज़ देखते हैं वहाँ पे क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो वो कहते हैं कि ओवरऑल यहाँ पे, मतलब इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में बिहार और बंगाल के 1 लाख पाठशालाज हैं। पाठशालाज मीन्स स्कूल्स। ठीक है, और जबकि हर उस मतलब हर पाठशाला में 20 बच्चे हैं। कहने का ये मतलब है कि बिहार और बंगाल डिस्ट्रिक्ट में टोटल मिलाकर के 1 लाख पाठशाला है एंड हर एक पाठशाला में 20 बच्चे से ज़्यादा नहीं है। मतलब टोटल अगर हम काउंट करें तो 20 लाख बच्चे हैं ओवरऑल बिहार एंड बंगाल के डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, एंड जो लोग होते हैं, जो एक पर्टिकुलर लोकल सिख कम्युनिटी होती है, वो इनको जो एजुकेशन होता है वो प्रोवाइड करती है। जिनको ये लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं उनको ये लोग गुरु कह के बुलाते हैं। ओके, और ये कहते हैं कि जो एजुकेशन का सिस्टम था उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हुआ करता था। क्योंकि देखो क्या है ना, उस टाइम पे कोई भी फिक्स्ड फीस नहीं था। मतलब अभी जो मैं बता रही हूँ वो सब के सब इनके रिपोर्ट्स में लिखी गई थी। उस टाइम पे क्या था कि कोई भी फिक्स्ड फीस नहीं था, कोई भी प्रिंटेड बुक्स नहीं था, कोई भी सेपरेट स्कूल की बिल्डिंग नहीं थी। मतलब आज आप लोग ऐसे पढ़ते हो ना कि साइंस की क्लास अलग है, मैथ्स की अलग है। हो सकता है आपका अभी 1 घंटा आपकी क्लास में साइंस की क्लास चल रही हो, किसी दूसरे वाले क्लास में मैथ्स की क्लास चल रही हो। तो अब उस टाइम पे ना ऐसा कुछ भी था नहीं, कोई भी सेपरेट क्लासेस नहीं हुआ करती थी। कोई भी रोल नंबर वाला जो रजिस्टर होता है वो भी नहीं हुआ करता था, कोई भी ब्लैक बोर्ड्स वगैरह नहीं हुआ करते थे, एग्जामिनेशंस वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, टाइम टेबल भी नहीं हुआ करता था। जब एग्ज़ाम ही नहीं होगा तो टाइम टेबल का क्या ही करेंगे बच्चे। ओके, अभी देखो कुछ प्लेसेस में ऐसा हुआ करता था कि जो क्लासेस हुआ करती थी, आपने कभी टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जो बनियान ट्री होते हैं उसके नीचे बच्चे बैठते हैं एंड जो ऊपर जो गुरु लोग होते हैं वो बैठते हैं। तो कुछ वहाँ पे प्लेसेस ऐसे थे, कुछ क्लासेस ऐसे थे जो कि बनियान ट्री के नीचे वगैरह हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा, इन लोगों में एक अच्छी बात ये थी कि देखो फ्लेक्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा थी कि गरीब से गरीब बच्चा भी पढ़ाई कर सकता था। कैसे पता है? जो फ़ीस थी, क्योंकि वो फ़ीस बिल्कुल भी फ़िक्स्ड नहीं थी। जिससे जितना होता था, मीन्स जो जितना अमीर है वो उसी हिसाब से पैसे देगा और जो गरीब है वो अपने हिसाब से पैसे देगा। मान लो कि कोई बच्चे हैं, पीजेंट्स के कोई बच्चे हैं, ठीक है, उनको हार्वेस्ट करने जाना है, अपने फील्ड में जाना है, तो वो उस टाइम पे वो स्कूल नहीं आते थे, जबकि वो उस टाइम पे आते थे जब वो फ्री हो जाते थे। तो कहने का मतलब ये है ना कि उस टाइम पे एजुकेशन सिस्टम में इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले कि गरीब से गरीब बच्चा भी अफोर्डेबल था उसके लिए एजुकेशन उस टाइम का। ओके, और कभी कभी क्लासेस तो किसी भी गुरु के घर में या फिर किसी टेम्पल के आसपास वगैरह ये सब भी हुआ करते होंगे। आपने अगर कभी टीवी सीरियल्स में देख रखा होगा तो आपके दिमाग में अभी ना वो सीन चल रहा होगा। ठीक है, तो बस इतनी ज़्यादा उस टाइम पे फ्लेक्सिबिलिटी थी। तो जब ये अडाम्स का जब रिपोर्ट आया तो इन्होंने कहा कि अ, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी सही नहीं है। उस रिपोर्ट्स को देखते हुए जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे थी हमारे इंडिया में, उसने कहा कि अब हम न्यू रूटीन्स लेकर आएंगे और न्यू रूल्स लेकर आएंगे, उसी हिसाब से इन लोगों को अपने सारे काम करने होंगे। ओके, तो इसके लिए इन्होंने ये किया कि जो मिड 19th सेंचुरी तक ना क्या हुआ, जो प्राइमरी एजुकेशन थी ना उसमें तो इन्होंने ज़्यादा इंटरफेरेंस अपना नहीं दिखाया, बिकॉज ठीक है ना, प्राइमरी है, छोटे बच्चों की क्लास से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हायर एजुकेशन थी ना उनमें इन्होंने काफ़ी अच्छा खासा इंटरफेरेंस दिखाया। इन्होंने 1854 के बाद में थोड़ा सा जो वर्नाकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उसमें वो चेंजेस लाने की कोशिश किए, अपने अपने नए रूटीन्स को इम्पोज कर दिया बच्चों पे, जिसको बाद में ना आप देखो कि डिफ़िकल्टी भी होने लगी बहुत सारी सी। नए नए से रूल्स इन्होंने बना दिए,
कुछ रेगुलर इंस्पेक्शंस वगैरह इन्होंने बना दिए, अभी मैं बताती हूँ कैसे। बट इनको ना, इन्होंने बस सोच रखा था कि हाँ हम ऐसा कुछ करेंगे, बट ये कैसे करना था इनको कुछ पता नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, जो इन्होंने अपॉइंट किया ना कुछ गवर्नमेंट पंडित्स को, तो उनको ये कहा गया कि आप, जैसे 4-5 स्कूल है, ठीक है, उसका ठेका दे रखा है एक पंडित को कि ठीक है आप इन 4-5 जो जितने भी स्कूल्स हैं आपके अंडर में आप जाओगे, और जो भी यहाँ के गुरु हैं ना आप उनसे उसका पूरा हिसाब लोगे कि उन्होंने क्या पढ़ाया है, कैसे कैसे चल रहा है सिस्टम, बच्चे फीस पे कर रहे हैं कि नहीं। तो एक तो डिफ़िकल्टी ये हो कि फ़ीस पे कर रहे हैं कि नहीं। पहले जो फ़ीस था वो फिक्स नहीं हुआ करता था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, फ़ीस को रेगुलर कर दिया। और इन्होंने कहा कि अब रेगुलर क्लासेस मतलब अटेंडेंस लगना चाहिए सबका, सबको डेली आना है, फिक्स्ड सीट्स भी हुआ करती थी। और जो नए नए जो भी रूल्स आए ये रेगुलर फीस वाला, अच्छा इन्होंने ना एनुअल एग्जामिनेशन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया उस टाइम पे कि हाँ एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और जो टेक्स्ट बुक हुआ करते थे पहले, तो ओरली ये लोग ट्रांसमिट किया करते थे ना, ट्रांसफ़र किया करते थे ओरली ये लोग अपने नॉलेज को। बट इन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने टेक्स्ट बुक लाने शुरू कर दिए। और जो अभी जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ करता था उसके एग्ज़ाम्स हुआ करते थे एनुअली। ओके, फिर चलो कोई नहीं, जो पढ़ा रहे हो अच्छी बात है, दिमाग में जाएगा तो एग्ज़ाम लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने ना फ़ीस को रेगुलर कर दिया, फिक्स कर दिया फ़ीस को कि हाँ आप लोग को इतने फ़ीस देने पड़ेंगे और आपको ये रूल्स भी ओबे करने पड़ेंगे। उसके बाद चलो ठीक है कोई नहीं, फ़ीस भी जो पुअर लोग होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बट ठीक है मान लेते हैं अगर इन्होंने उसको भी मैनेज कर लिया। तो ये इन्होंने एक और वाहियात चीज़ कर दी, अटेंडेंस रेगुलर चाहिए इन्हें। अब बताओ, पहले ऐसा हुआ करता था कि जो मान लो किसान का बेटा है या फिर कोई भी ऐसा जो कि रेगुलर नहीं आ पा रहा है, उसके खेतों में काम है, जब हार्वेस्ट वाला सीज़न आता था हार्वेस्टिंग का, तो बच्चे जाते थे अपने खेतों में काम वाम करते थे। अब वो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। तो बस इन्होंने ऐसे ऐसे कुछ रूल्स लेकर के आए और इन्होंने ऐसा कहा कि जो इन रूल को मानेगा उनको गवर्नमेंट की तरफ से ग्रांट्स एंड एड्स मिलेंगे, और जो नहीं मानेगा उसको कुछ भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप देखोगे ना कुछ टाइम के बाद में जो गुरु थे, मीन्स जो भी उनको शिक्षा वगैरह दिया करते थे, जो भी उनको पढ़ाया करते थे, उनको भी ना डिफ़िकल्टी होने लगी कि ये क्या ही रूल आ गया, इससे तो मतलब देखो अथॉरिटी उनकी भी ख़त्म हो गई ना। पहले उनकी अथॉरिटी थी, पहले सब चीज़ उनके हिसाब से हुआ करता था, वो बच्चों की दिक्कतों को वो समझते थे। बट अभी अभी क्या था ना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होने के बाद में ये सब कुछ चेंज हो गया, एंड जो गुरु थे जो उनको पढ़ाया करते थे उनको भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होने लगी। ओके, उसके बाद देखोगे जो नए नए जो रूल्स और रूटीन्स आए थे उसके दूसरे भी कॉन्सिक्वेंसेस थे। जैसे अभी मैंने बताया कि जो पुअर पीजेंट्स फैमिली से थे अब तो पढ़ाई कर नहीं पा रहे थे। पहली बात तो पढ़ाई कर ही नहीं पा रहे थे, पहले वो लोग तो पढ़ते भी थे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास पैसे कम है मत दो या फिर थोड़ा कम ही दे दो। लेकिन अभी जो पहले की इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी अभी वो सारी ख़त्म हो गई, और इतने सारे से उसके आउटकम्स आए, तो बहुत सारे से प्रॉब्लम हो गई। बट स्टिल कोई बात नहीं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है द एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। देखो बात ये थी कि उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो किया वो किया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो उनको जो सही लगा उन्होंने किया, किया तो गलत ही, बिकॉज पहले सब लोगों को एजुकेशन मिलता था अब नहीं मिल पाएगा। तो बेसिकली उनका ये ऐसा भी नहीं था कि हाँ इंडियंस को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाओ, उनके पीछे अपना ही कुछ इशू चल रहा था, लालची थे बहुत ज़्यादा। एनीवे, बात ये थी कि उस टाइम पे इंडिया में ज़रूरी नहीं है कि सब लोग यही चाहते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो बर्बाद करेगा हमें, ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो सच में चाहते थे कि हाँ वेस्टर्न एजुकेशन हमें दिया जाए ताकि हम थोड़े से और आगे बढ़े, हमारा थोड़ा सा और भी ग्रोथ हो। हम इसके बारे में ना डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें दो नाम आते हैं, एक आता है रविंद्रनाथ टैगोर जी का और एक है महात्मा गांधी का। ओके, तो देखो महात्मा गांधी चाहते थे ना कि जो ये वेस्टर्न एजुकेशन है वो ख़राब कर देगा लोगों को, हम इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इससे। ठीक है, उनके जो आइडियोलॉजी थी, उनका जो थिंकिंग प्रोसेस था ये महात्मा गांधी का, वो बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता था। बट कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि जो वेस्टर्न नॉलेज है ना वो हमें आगे बढ़ाएगा, जो टेक्निकल एडवांस हो रखे हैं वेस्ट में वो हमें आगे बढ़ाएगा, बट उसके साथ हमें अपना भी कल्चर को एसिमिलेट करना चाहिए, हमें अपने कल्चर को छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम वेस्टर्न एजुकेशन लेते लेते हम अपना इंडियन जो ओरिजिन है हमारा वो सब चीज़ हम भूल जाएँ, ठीक है। तो देखते हैं अभी महात्मा गांधी के बारे में, गांधी जी ने क्या कह रखा है इंग्लिश एजुकेशन के बारे में। ओके, सो महात्मा गांधी जी ने कहा कि जो कॉलोनियल एजुकेशन है उसने ना एक सेंस ऑफ इन्फीरियोरिटी होता है ना वो हम इंडियंस के माइंड में बैठा दिया है। कहने का क्या मतलब है कि वो ये कह रहा है साफ साफ, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है ना
क्योंकि वो सबको पता था कि जो ब्रिटिशर्स हुआ करते थे वो अपने चीज़ों को, या फिर एजुकेशन हो या फिर पॉलिसीज़ हो, कुछ भी हो, हमेशा ही हमसे सुपीरियर करके दिखाते थे। तो ये साफ साफ ये कह रहे हैं कि इसने ना जो ये कॉलोनियल एजुकेशन है उसने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को ना सुपीरियर कर दिया है, और हमारा जो एंशियंट प्राइड था, हमारा जो कल्चर था, हमारा जो हेरिटेज था, सेंटिमेंट्स वगैरह जो कुछ भी, उन सबको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इन्होंने साफ साफ कहा कि इस एजुकेशन ने ना हमारे अंदर जहर घोलने का काम किया है। ओके, ये पाप है, ऐसा कुछ नहीं है, और ये हमें बस अपना गुलाम बनाने का एक तरीका है, क्योंकि ओवरऑल हर तरीके से इन लोगों ने हमें अपना गुलाम बना ही लिया था। अब एक यही तरीका बचा था, और ये लोग ये भी अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम इनके जितने भी वेस्टर्न में जो कुछ भी हो रहा है हम उसको पढ़ें और हम इनको सुपीरियर माने, और हम हमेशा इनसे इन्फीरियर ही रहें। ठीक है, तो जो महात्मा गांधी जी थे ना, वो चाहते थे कि हमें एक ऐसा एजुकेशन मिले जो कि हमारे जो डिग्निटी है, जो हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसको हमें रिकवर करने में हेल्प करे। ठीक है, क्योंकि देखो जब नेशनल मूवमेंट आएगा ना, हम लोग आई थिंक ये क्लास 8 की लास्ट वाले चैप्टर में दे रखा है, तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आएगा तो इसमें उन्होंने बोल दिया सबको कि हाँ सब कुछ छोड़ दो, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज सब कुछ छोड़ दो। तो जितने भी स्टूडेंट्स वगैरह उस टाइम पे हुआ करते थे ना, उन्होंने हर चीज़ को छोड़ दिया। ठीक है, जितने भी लोग थे उस टाइम पे जो वेस्टर्न एजुकेशन ले रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, बड़े बड़े कॉलेजेस थे, उन सब लोगों ने उन कॉलेजेस को छोड़ दिया। और दूसरी चीज़ ये कि जो महात्मा गांधी जी थे उनको ऐसा लगता था कि जो ऑब्वियसली सही लगता था, मतलब ठीक है, इनका बस ये था ना कि वेस्टर्न एजुकेशन आना ही नहीं चाहिए। जो भी है हम अपने इंडियन हैं, हम इंडियंस हैं, हम इंडियन ही लैंग्वेज में पढ़ेंगे। तो इनको ऐसा लगता था कि जो भी मीडियम ऑफ टीचिंग हो रही है इस टाइम पे पाठशालाज में या फिर स्कूल्स में या फिर जो कुछ भी है आप जो भी करवा रहे हो, वो हमारे इंडियन लैंग्वेज में होना चाहिए, बिकॉज वो हमारे हमारे दिल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और क्योंकि इनका एक ये भी था ना कि नफरत करते थे बहुत ज़्यादा वेस्टर्न वाले कल्चर से। नफरत तो नहीं, बट हाँ एक अभी जैसे मैंने बताया ना वो सुपीरियर इन्फीरियर वो वाला था इनके माइंड में, और कहीं ना कहीं सही भी था। क्योंकि वो लोग, ठीक है मैं मानती हूँ वेस्टर्न एजुकेशन उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट थी, बट वो ब्रिटिशर्स ना वो उस लायक थे नहीं, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट तो थी। बट ये थी गांधी जी की आइडियोलॉजी। इनको लगता था कि जो मीडियम ऑफ टीचिंग होनी चाहिए वो हमारे इंडियन लैंग्वेजेस में होनी चाहिए, और क्योंकि जो ये एजुकेशन है ना ये कॉलोनियल वाला, वो हमें हमारे सोशल सराउंडिंग से ही अलग कर रहा है, हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें हमारे अपनों से ही दूर कर रहा है। क्योंकि उस टाइम पे ना जो इंग्लिश जिसको बोलने आती थी वो कहते थे अरे ये तो बड़े साहब हो गए, इनको तो इंग्लिश बोलने आ रही है। पहले क्या ही था कि जितने भी लोग हुआ करते थे सब एक साथ रहा करते थे, अब उसमें से किसी एक को भी इंग्लिश बोलने आई तो उसको लोग कहते थे हाँ आप तो बहुत बड़े भाई साहब हो गए हो। ठीक है, तो वो अपने ही लैंड पे एक दूसरे को ना स्ट्रेंजर बनाने का काम किया था। किसने? कॉलोनियल वाले एजुकेशंस ने। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि कोई टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो इन्होंने बोला कि पहले कोई टेक्स्ट बुक वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब से ये वेस्टर्न एजुकेशन आया है इन्होंने किताबें वगैरह लाना शुरू कर दिया है, प्रिंटिंग मतलब उसको प्रिंट वगैरह करवा करके लाना शुरू कर दिया है। तो एजुकेशन ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका कहना था कि एजुकेशन एक होता है जो प्रैक्टिकल नॉलेज नॉलेज दिलाए हमें, ना कि बस किताबों में जो लिखा है हम वो रट्टाफिकेशन करके चले जाएं, जो आज भी आप लोग में से बहुत सारे लोग ये करते हो। कोई नहीं, बट हाँ चीज़ों को समझने से ही होता है काम। तो ये कहते थे कि जो हमारा ओरल नॉलेज है वो आपके जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा है आप उसको उससे कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो कोई नॉलेज नहीं है, वो बस टेक्स्ट बुक में आपने लिख रखा है, हम लोगों ने पढ़ लिया, हम लोगों ने उसको कुछ अप्लाई वगैरह किया नहीं। तो बेसिकली उनके कहने का मतलब था कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज होता है वो ही होता है रियल एजुकेशन। और क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने किताबें पढ़ ली उसके बाद आप एक विद्वान आदमी कहलाए जाओगे, विद्वान इंसान कहलाए जाओगे। आपने किताबें पढ़ी, आपने उसको समझा, और फिर उसके बाद आप एक एजुकेटेड पर्सन तभी कहलाओगे जब आपने कुछ सीख लिया उससे। ठीक है, उसके बाद अपने लाइफ में अप्लाई किया, और उसके बाद में कोई आपने उसका यूज़फुल काम शुरू करा। ठीक है, जैसे मान लो आप किसी के फैमिली में ना प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, उसने पढ़ाई करी, उनके घर के बच्चों ने पढ़ाई करी, उसके बाद उसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई किया, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई करके बहुत कुछ बन गए अच्छे खासे। तो वो हेल्प करने की नहीं, तो उनका कहने का ये मतलब था कि अगर आपको एक एजुकेटेड पर्सन बनना है, एक नॉलेजेबल इंसान बनना है, तो आप मतलब पढ़ाई करो, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करो। ऐसा नहीं है कि बस किताब में जो लिखा है आप उसको पढ़ के चले गए और उसको यूज़ में लेकर के आओ। ऐसा नहीं कि बस पढ़ लिया हो गया काम ख़त्म, आप एक विद्वान आदमी कहलाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट वो प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा बिलीव रखते थे। और फिर उसके बाद देखते हैं ना, इनसे डिफरेंट थिंकिंग थी रविंद्रनाथ टैगोर की। टैगोर इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, अवार्ड ऑफ पीस। आपने शांति निकेतन का नाम सुना होगा, सुना नहीं होगा, सब ने सुन रखा है इनका नाम। तो बेसिकली जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उन्होंने एक इंस्टीट्यूशन
ओपन करा था, उसको स्टार्ट किया था 1901 में एज अ चाइल्ड। जो टैगोर थे उनको स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, उनको पढ़ने से लिखने से कोई भी मतलब नहीं था। ओके, उनको जब वो स्कूल जाते थे तो वो बस इधर उधर घूमा करते थे, उनको बिल्कुल भी कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। बट उनका ये जो थिंकिंग प्रोसेस है, उनका जो ये थॉट प्रोसेस है, वो चेंज हुआ थोड़े टाइम के बाद में, क्योंकि जब उनका पूरा बचपन में उन्होंने उतने मन लगा के पढ़ाई नहीं करी है। सो उनको ना उनके जब वो छोटे थे तो उनको जो स्कूल था ना वो एक जेल की तरह लगता था, अभी भी बहुतों को लगता है, कोई बात नहीं। ओके, सो उन्होंने कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं करी। बट उनका ये थॉट प्रोसेस चेंज हुआ जब वो कैलकाटा के स्कूल में गए, तब उनको लगा कि ठीक है, एजुकेशन अच्छी चीज़ है। हाँ, मतलब लग गया फर्स्ट टाइम पे। अब जब कोई बच्चा कोई स्टार्टिंग से पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे रहा है, स्कूल जा रहा है, इधर उधर घूम रहा है, तो जब उसको समझ में आएगा कि रियल स्टडी क्या होती है, तो उसको लगेगा ना कि हाँ ठीक है, अच्छी चीज़ है एजुकेशन भी। तो उनको ऐसा लगता था कि स्कूल वो जगह होना चाहिए, स्कूल वो होना चाहिए जहाँ पे जो चाइल्ड होता है ना उसको हैप्पी फील हो, वो उसको फ्री फील करे, वो थोड़ा सा आप उसको ऐसा एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ जिससे कि उसका जो माइंडसेट है वो क्रिएटिव बने। ठीक है, कुछ चीज़ों को वो एक्सप्लोर कर पाए, अपने थॉट्स को, अपने डिज़ायर्स को। तो टैगोर ने ये उनको ये लगा कि जो एजुकेशन होता है ना उसको सेल्फ लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, जो डिसिप्लिन्स वगैरह होते हैं जो ब्रिटिशर्स ने बना रखे थे ना, डिसिप्लिन वगैरह, तो उनको ऐसा लगता था कि इस डिसिप्लिन से ज़्यादा हमें हमारे सेल्फ लर्निंग पे ही फोकस करना चाहिए। और उन्हें ऐसा लगता था कि जो टीचर्स होने चाहिए वो थोड़े से इमेजिनेटिव होने चाहिए, वो बच्चों को समझने चाहिए। एग्जैक्टली सही तो कह रहे हैं, क्या ही गलत कह रहे हैं इसमें। और जो उनको मतलब सब चीज़ ओवरऑल उन्होंने एनालाइज करा और उसके बाद वो इस कंक्लूजन पे आए कि जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कूल है, जो प्रेजेंट टाइम में जो भी स्कूल्स वगैरह ये अंग्रेज़ चला रहे हैं, ये हमारे जो नेचुरल डिज़ायर है ना उनको इसने ख़त्म कर दिया है। क्योंकि बच्चे को होना चाहिए क्रिएटिव, जो कि नहीं है। और आपके स्कूल में बस किताबें को पढ़ाया जाता है, उसको रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करवाया जाता है। ओके, और दूसरी चीज़ ये थी कि उन टैगोर साहब को लगता था कि जो क्रिएटिव लर्निंग होती है वो तो इम्पोर्टेंट है, और वो ना बस एक नेचुरल माहौल में ही जाके आ सकती है। तो इन्होंने ना कलकत्ता में 100 किलोमीटर दूर एक, जो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर था एक एरिया, वहाँ पे बेसिकली वो विलेज वाला एरिया था, तो वहाँ पे उन्होंने एक स्कूल ओपन करा जिसको उन्होंने कहा शांति निकेतन। और उनको वहाँ पे लगता था, और काफ़ी सही भी लगता था, कि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो नेचर से कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, और वो अपनी जितनी भी नेचुरल क्रिएटिविटी है वो उनके जितने भी डिज़ायर्स वगैरह हैं वो उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। ओके, उसके बाद में देखो महात्मा गांधी और टैगोर में कुछ खास डिफरेंस था नहीं। बस महात्मा गांधी ये चाहते थे कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न एजुकेशन है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके उल्टे थे टैगोर जी, इन्होंने कहा था, सिमिलर भी थे, डिफरेंस भी था इन दोनों में। सिमिलर डिफरेंस पहले मैं बताती हूँ, फिर बाद में हम उन दोनों की सिमिलैरिटी देखेंगे। ओके, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे ना वो ये चाहते थे कि ठीक है, हमें हमारे एंशियंट कल्चर को भूलना नहीं चाहिए, बट हमें जो टेक्निकल एडवांसेस हो रहे हैं यूरोप में उस टाइम पे, ब्रिटेन में, हमें उस पर भी ध्यान देनी चाहिए। तो इन्होंने ना शांति निकेतन में बहुत सारी ऐसी सब्जेक्ट इन्होंने पढ़ा रखे थे, वो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड जो थी। ओके, तो वो सारी चीज़ें ना कंबाइन करके चल रहे थे, मतलब इन्होंने वेस्ट को और हमारे कल्चर को ना इन्होंने एसिमिलेट करने का काम किया, दोनों को साथ में इन्होंने पढ़ाया। लाइक देखो, टेक्नोलॉजी थी, साइंस थी, इन्होंने वो भी पढ़ाया, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को भी इन्होंने अच्छे से समझाया। उसके बाद में जो आर्ट थे, म्यूज़िक थे, डांस थे, जो हमारे इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने वो भी पढ़ाया था। ओके, और सिमिलैरिटी तो एक ही थी दोनों में, कि हाँ दोनों चाहते थे हमारे जो एंशियंट कल्चर है वो प्रिजर्व रहे, वो बचा रहे, उस पर कोई भी नुकसान ना आए। तो देखो, अभी यहाँ पे हम लोगों ने बात करी बस महात्मा गांधी की और रविंद्रनाथ टैगोर जी की। ऐसा नहीं है कि बस यही दो लोग थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि हाँ वेस्टर्न कल्चर को हमें प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट तो नहीं, कल्चर को प्रमोट नहीं करना चाहिए वेस्टर्न वाले, बट हाँ जो वेस्टर्न एजुकेशन आ रही है ना उसको प्रमोट करना चाहिए। ओके, और वहीं कुछ ऐसे भी लोग थे जो चाहते थे कि हमारा बस हमें वेस्टर्न कल्चर की, सॉरी वेस्टर्न एजुकेशन की हमें नीड नहीं है, हमें हमारा इंडियन जो एजुकेशन है वो हमें बस ज़रूरी है, वो ही चाहिए हमें, और हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्मर्स आएंगे, हम इसके बारे में नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लाइक राजा राममोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी, इनके बारे में ना हम अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ना आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, कुछ था नहीं इसमें, बस एक बार फिर से वीडियो उसको देखना, आपको आराम से समझ में आ जाएगा चीज़ें। ओके, सो अ लिटिल बिट ऑफ प्रमोशन गाइज, जो भी एस्पिरेंट्स सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाई सर को कांटेक्ट कर सकते हैं। नो मैटर व्हाट, आप कब से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको कब एग्जाम देना है, एक बार सर को कांटेक्ट कर लो, बेनिफिट आपका ही होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड, टेक केयर, बाय।